हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर इसरो के 2020 के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हमने हमारे इस वेल्डर के पेपर के 75 क्वेश्चनों में से 24 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 24 क्वेश्चनों के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उपरोक्त आकृति में दूरी ए फिलिंग द ब्लैंक्स है। डिस्टेंस ए इंडिकेटेड इन द अबव फिगर इज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चित्र में एक सिंगल वी जॉइंट दिखाया गया है जिसमें वेल्ड बीड भी लगाई हुई दिखाई हमें दे रही है। इसके अंदर जो एरो के द्वारा हमें ए इंडिकेट किया जा रहा है वो ए हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेल्ड सुदृढ़ीकरण यानी कि वेल्ड रीइंफोर्समेंट। यानी कि चित्र में जो ए इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वेल्ड रीइंफोर्समेंट को। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वेल्डिंग प्रक्रिया जो वेल्डिंग के लिए की होल तकनीक का उपयोग करती है। वेल्डिंग प्रोसेस विच यूजेस की होल टेक्निक फॉर वेल्डिंग इज। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यानी कि लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ये दोनों ही रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके अंदर जो वेल्डिंग होती है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है और इसके अंदर जो वेल्डिंग प्रोसेस चलता है वेल्डिंग के दौरान की होल को मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ता रहता है, जिससे कि हमें कंप्लीट और फुल पेनिट्रेशन प्राप्त हो सके, वेल्डिंग में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो और अच्छी स्ट्रेंथ का वेल्ड जॉइंट हमें प्राप्त हो सके। तो लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इन दोनों वेल्डिंग के अंदर की होल टेक्निक का यूज़ करते हुए वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक टिन डैश लीड सोल्डर में 30% लीड और 70% टिन होता है तो इसे निम्न रूप से दर्शाया जाता है। इफ़ ए टिन डैश लीड शोल्डर contains 30% lead and 70% tin, then it is denoted as। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 70-30 शोल्डर। यानी कि इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, 70-30 शोल्डर। यानी कि जो शोल्डर होता है इसमें टिन की मात्रा पहले दर्शाते हैं और लीड की मात्रा बाद में दर्शाते हैं। इसलिए अगर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 30% लीड है और 70% टिन है, तो हम पहले किसकी मात्रा दर्शाएंगे, टिन की। तो टिन कितना है 70 और डैश कर देंगे तो, और लीड कितना है 30, तो 70 और डैश 30 शोल्डर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। धातु धूम्र बुखार फिलिंग द ब्लैंक्स धुआं के श्वास लेने के कारण होता है। मेटल फ्यूम फीवर इज कॉज्ड बाय इनहेलिंग फ्यूम ऑफ। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक कंपाउंड। यही क्वेश्चन ऑलरेडी हमने हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर भी लिया था कि सबसे खतरनाक धुआं किस धातु को वेल्ड करने के दौरान निकलता है, जो जहरीला होता है और वेल्डर के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। जिसमें हमारा राइट आंसर था कि जिंक कंपाउंड। यानी कि गैल्वेनाइज जो शीटें होती हैं जिनको जीआई शीट कहा जाता है, उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ी होती है। उस मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ख़राब होने से, जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं जिसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जब हम इस गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई शीटों को वेल्ड करते हैं तो जिससे क्या होता है कि जो जीआई की परत होती है वो जलती है
और उसके जलने से बहुत ही जहरीला धुआं प्रोड्यूस होता है, जहरीला धुआं निकलता है। अगर वो जहरीला धुआं काफ़ी मात्रा में अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है श्वास लेने के दौरान, इसकी वजह से वेल्डर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसे बुखार आ सकता है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की शीटों को वेल्ड करते समय अच्छे टाइप के रेस्पिरेटर का, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। EBW यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बीम फिलिंग द ब्लैंक्स से उत्सर्जित होते हैं। इन EBW प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बीम आर एमिटेड फ्रॉम, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैथोड। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन बीम उत्सर्जित होते हैं वो कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? कैथोड साइड से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ओवन में SiMaW इलेक्ट्रोड के अधिक बेकिंग के परिणाम स्वरूप फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। ओवर बेकिंग ऑफ SiMaW इलेक्ट्रोड इन ओवन रिजल्ट्स इन, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लक्स कवरिंग में आई कमी, डेटेरियोरेशन ऑफ फ्लक्स कवरिंग। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई इसमें मुझे लॉजिक नहीं लगा। ओवन तो ओनली इलेक्ट्रोड को ड्राई करने के काम आता है, बट ये आप लोगों को फंसाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर डाल देते हैं। ये क्वेश्चन जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये तो मुझे भी ख़ास समझ में नहीं आया है, बट जब एग्जामिनर ने दे ही दिया है तो अब इसका तो अपन लोग भी कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अवस्था के परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा को प्राप्त करना या छोड़ना फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाता है। हीट गेन और रिलीज्ड बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त ताप, लेटेंट हीट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है, यानी कि जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव बनता है या जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस समय वो पदार्थ हीट को ऑब्जर्व करता है या उसे रिलीज़ करता है, तो यह कौन सी हीट कहलाती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ये कहलाती है लेटेंट हीट, गुप्त ताप। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वेल्डिंग के बाद एक वेल्ड जोड़ पर अवशिष्ट तनाव आएगा, आप तनाव को कैसे दूर करेंगे? रेजिडुअल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड ऑन ए वेल्ड जॉइंट आफ्टर वेल्डिंग, हाउ विल यू रिमूव द स्ट्रेस? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्मीय उपचार द्वारा। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग करने के तुरंत बाद वेल्डिंग जॉइंट में खिंचाव आता है, और ये जितने भी वेल्डिंग करने वाले लोग हैं उनको सबको पता है कि वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड जॉइंट में खिंचाव आता है। तो उस खिंचाव को, उस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका इन दिए गए विकल्पों में से तो एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, वो है ऑप्शन बी, ऊष्मीय उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट द्वारा। या तो उसको हम जो हमारा वेल्ड जॉइंट है उसको पोस्ट हीटिंग करेंगे या अनिलिंग करेंगे, जो भी हीट ट्रीटमेंट हमारे जॉब के लिए बेटर रहेगा वो हम उसके ऊपर करेंगे, जिससे कि हम उस जॉइंट के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा टंगस्टन इलेक्ट्रोड पीसते समय रेडियोधर्मी धूल का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव डस्ट विल ग्राइंडिंग? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टिग वेल्डिंग के अंदर कौन सा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जिसको यदि ग्राइंडर से ग्राइंड करें
तो उससे निकलने वाले जो कण होते हैं वो रेडियो एक्टिव डस्ट के रूप में होते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यानी कि थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको यदि हम आगे से नोक को ग्राइंड करना है, नोक का शेप बनाना है, तो उस टाइम पे जो हम ग्राइंडर से उसको ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर से जो चिंगारियाँ निकलती है, उसके अंदर से जो कण निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव डस्ट के रूप में होती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वेल्डिंग टेक्निक, जिसमें वेल्डिंग के दौरान आर्क को गैर वेल्डेड जोड़ क्षेत्र की ओर पॉइंट किया जाता है। वेल्डिंग टेक्निक इन विच द आर्क इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द अनवेल्डेड जॉइंट एरिया ड्यूरिंग वेल्डिंग इज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोरहैंड वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोड की टिप को बिना वेल्ड किए हुए जॉइंट की ओर पॉइंट करते हुए ट्रेवल करते हैं और वेल्डिंग बीड लगाते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है फोरहैंड वेल्डिंग। यदि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का जो टिप है उसको जमाई हुई बीड की ओर पॉइंट करते हुए अगर हम ट्रेवल करते हैं और वेल्डिंग लगाते हैं तो ये कौन सी वेल्डिंग होती? बैक हैंड वेल्डिंग होती। अगर हम जमाई हुई बीड की ओर पॉइंट करते हुए चलेंगे तो ये बैक हैंड होगी, और यदि हम अनवेल्डेड एरिया की ओर इलेक्ट्रोड की टिप को पॉइंट करते हुए चलेंगे तो यह फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में फ्लक्स का उपयोग फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए किया जाता है। इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लक्स इज यूज टू, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल्ड धातु को डीऑक्सीकरण करने, डीऑक्सीडाइज वेल्ड मेटल। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर हम फ्लक्स का प्रयोग क्यों करते हैं, जिसका साफ साफ उत्तर है कि वेल्ड मेटल को डीऑक्सीडाइज्ड करने के लिए, यानी कि वेल्ड मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, टिग वेल्डिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले टंगस्टन इलेक्ट्रोड का व्यास का निर्धारण फिलिंग द ब्लैंक्स के आधार पर किया जाता है। द डायमीटर ऑफ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग टिग वेल्डिंग इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल्डिंग धारा। यानी कि वेल्डिंग करंट के आधार पर ही हम टिग वेल्डिंग के अंदर टिग यानी कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड के डायमीटर का सिलेक्शन करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हीलियम परिरक्षण गैस को समान वेल्डिंग स्थितियों में आर्गन गैस की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीलियम शील्डिंग गैस रिक्वायर्स 2 to 3 times higher rates than argon gas is similar welding conditions, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम आर्गन की तुलना में हल्की गैस है। हीलियम इज लाइटर गैस देन आर्गन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सेम पोजीशन में वेल्डिंग करते समय भी वेल्डिंग के दौरान आर्गन गैस की तुलना में हीलियम गैस की मात्रा 2 से 3 गुना अधिक प्रेशर पर शील्डिंग गैस के रूप में यूज़ करनी होती है। उसका क्या कारण है? जिसमें हमारा राइट आंसर है कि हीलियम गैस जो होती है वो आर्गन से हल्की गैस होती है, जो हवा में ऊपर वापस उठ जाती है, और जो आर्गन गैस होती है वो भारी होती है हीलियम गैस की तुलना में। इसीलिए यदि हमें प्रॉपर शील्डिंग करनी है हमारे वेल्ड मेटल की, तो आर्गन गैस की तुलना में हम हीलियम गैस को 2 से 3 गुना अधिक प्रेशर पर यूज़ करनी पड़ेगी।
ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक वेल्ड में आंतरिक सांद्रता को खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। द टेक्निक यूज टू फाइंड द इंटरनल डिसकंटिन्यूटी इन द वेल्ड इज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक्सरे तकनीक और अल्ट्रासोनिक तकनीक दोनों के द्वारा हम किसी जॉब के इंटरनल डिफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। SMAW प्रक्रिया में स्लैग को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। इन SMAW प्रोसेस द टूल टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग इज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिपिंग हैमर। यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग बीड लगाने पर जो वेल्डिंग बीड के ऊपर स्लैग जमा हो जाता है, उस स्लैग को हटाने के लिए हम जिस उपकरण, जिस टूल का उपयोग करते हैं उसे हम चिपिंग हैमर कहते हैं। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वेल्डिंग करते समय किस तरह के कपड़े अधिक बेहतर हैं? विच टाइप ऑफ क्लॉथिंग इज़ मोर प्रेफरेबल विल वेल्डिंग, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊनी। यानी कि वुलन टाइप के जो कपड़े हैं वो वेल्डिंग करते समय अधिक प्रेफरेबल, यानी कि ऊनी वस्त्र पहनना वेल्डिंग के दौरान अधिक सुविधाजनक रहता है और ऊनी वस्त्रों को वेल्डिंग के दौरान बेस्ट माना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि मैथ यानी कि कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम स्किप करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे थ्योरी का वो है 42। थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग के लिए आवश्यक ताप का उत्पादन फिलिंग द ब्लैंक्स से होता है। इन थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस द हीट रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाई, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया। यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही थर्मिट वेल्डिंग के अंदर हमें हीट प्रोड्यूस होती है। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे हाई टेम्परेचर पर हीट जनरेट होती है, जिसका प्रयोग हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इस्पात में वेल्डनीयता फिलिंग द ब्लैंक्स पर डिपेंड करती है। इन स्टील्स वेल्डेबिलिटी विल डिपेंड ऑन इट्स, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन समतुल्य मान, कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू। यानी कि स्टील में कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग उसकी वेल्डेबिलिटी होती है। यानी कि जैसे जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है वेल्डेबिलिटी घटती है, और जैसे जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा घटती है तो स्टील के अंदर वेल्डेबिलिटी में वृद्धि होती है, यानी कि वेल्डेबिलिटी बढ़ती है। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। GMAW प्रक्रिया में प्रयुक्त निम्नलिखित परिरक्षण गैसों में से कौन सी अधिक मात्रा में छितराव पैदा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शील्डिंग गैस यूज इन GMAW प्रोसेस काउज हाई अमाउंट ऑफ स्पेटर, जिसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। पहली बात तो ये है कि जो ऑप्शन डी है ये नाइट्रोजन, इसका प्रयोग हम शील्डिंग गैस के रूप में करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये एक शील्डिंग गैस नहीं होती है। ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ही एग्जामिनर ने इस एग्ज़ाम पेपर के इस 44 नंबर के क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वायु और ड्राफ्ट स्थिति में वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सबसे बेहतर है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर वेल्डिंग इन वाइंड एंड ड्राफ्ट कंडीशन, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, SMAW। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हम
किसी खुले में या वायुदार जहाँ पे हवा का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस हमारे लिए सबसे बेटर रहेगी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी SMAW वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही सबसे बेहतर रहेगी अगर हम वायु में या खुले में वेल्डिंग कर रहे हैं तो। बाकी के अदर जो तीनों वेल्डिंग प्रोसेस है GTAW, GMAW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये वायु वाले जगह या खुले जगह में वेल्डिंग करने के लिए सूटेबल नहीं होती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ASME कोड के अनुसार ग्रूव वेल्ड के लिए एक ऊर्ध्वाधर परीक्षण स्थिति को कहा जाता है। एज पर ASME कोड ए वर्टिकल टेस्ट पोजीशन फॉर ग्रूव वेल्ड इज कॉल्ड एज, जिसमें हमारा राइट आंसर है 3G स्थिति, यानी कि 3G पोजीशन। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है कि ASME के अकॉर्डिंग ग्रूव वेल्ड के लिए अगर हम, यानी कि किसी प्लेट के ऊपर हमने सिंगल वी बनाई हुई है, उसको हम वर्टिकल पोजीशन में रखकर वेल्ड कर रहे हैं, तो यह ASME के अनुसार कौन सी स्थिति कहलाएगी, यानी कि कौन सी पोजीशन कहलाएगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर आपने देख ही लिया, ऑप्शन बी है 3G पोजीशन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक पायलट आर्क क्या है? व्हाट इज़ द पायलट आर्क इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य आर्क को शुरू करने के लिए प्रयुक्त आर्क यूज्ड टू स्टार्ट द मेन आर्क। यानी कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर एक सिस्टम होता है कि जैसे हम आर्क वेल्डिंग के अंदर जो SMAW आर्क वेल्डिंग होती है उसमें आर्क स्टार्ट करने के लिए हम जॉब से टच करते हैं तभी आर्क स्टार्ट होती है, लेकिन प्लाज्मा आर्क के अंदर ऐसा होता है कि आर्क स्टार्ट करने के लिए जॉब के ऊपर टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग गन के अंदर ही एक आर्क जनरेट होती है, आर्क क्रिएट होती है, जिससे कंटिन्यूसली आर्क फिर वेल्डिंग के लिए बनती रहती है। तो फर्स्ट आर्क को जनरेट करने के लिए, आर्क स्थापित करने के लिए एक अलग से एक हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट के द्वारा आर्क इग्नाइट होती है, जिसको हम पायलट आर्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसका पता लगाने के लिए तन्यता परीक्षण किया जाता है। टेंसाइल टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जॉब के अंदर किस चीज़ का पता लगाने के लिए हम उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोड़ की मजबूती, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम उस जॉब के ऊपर टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वेल्डिंग प्रक्रिया जिसका उपयोग ऊर्ध्वाधर स्थिति में मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज यूज फॉर वेल्डिंग थिक प्लेट इन वर्टिकल पोजीशन इज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट सबसे यूजफुल और हैवी सेक्शन, यानी कि हैवी प्लेटों को वर्टिकल में सिंगल पास के अंदर जो जिस वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ही कर सकते हैं। ओके, और ये आपने देखा भी होगा कि अभी तक हमने पिछले जो 2-4 पेपर देखे हैं उन सब में इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से आ ही रहे हैं, तो यानी कि ये बहुत ही प्रचलन में चल रही है वेल्डिंग प्रोसेस, तो इसको थोड़ा नॉलेज में रखें।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्पंदित GTAW प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले निम्नतर धारा को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। द लोअर करंट यूज इन पल्स GTAW प्रोसेस इज नाउन एज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बैकग्राउंड धारा यानी कि बैकग्राउंड करंट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पल्स टिग वेल्डिंग में जो लोएस्ट करंट हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है बैकग्राउंड करंट कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे जो ये दो क्वेश्चन हैं 51 और 52, ये ड्राइंग के और कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं जिनको हमें मजबूरी में स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे क्लास है ओनली फॉर थ्योरी क्लासेज है, थ्योरी के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे कैलकुलेशन का हो, चाहे फिर वो ड्राइंग का हो। देखिए डियर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हाँ, मैं आपको ड्राइंग की तैयारी भी करवाऊँगा, ड्राइंग के क्वेश्चंस भी मैं आपको हल करके बताऊँगा और ड्राइंग बनाना भी सिखाऊँगा। मैं ड्राइंग की क्लास ले लूँगा, बट मैं वो अलग से क्लास लूँगा जिसमें आपको मैं ड्राइंग के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा और बताऊँगा। जिस तरह से मैं थ्योरी को डिस्क्राइब करता हूँ आपके लिए, ऐसे ही मैं ड्राइंग के क्वेश्चंस भी आपके लिए डिस्क्राइब करूँगा और आपको अच्छे से बताऊँगा। ओके, तो वेट करें उस चीज़ का, मैं बहुत जल्द ही ड्राइंग के ऊपर भी क्लासें स्टार्ट करूँगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वेल्डिंग आर्क द्वारा उत्सर्जित UV यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें फिलिंग द ब्लैंक्स उत्पन्न करने के लिए आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। UV रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज एमिटेड बाय वेल्डिंग आर्क रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ओजोन। यानी कि वेल्डिंग के दौरान जो किरणें निकलती है, फ्लैश के अंदर जो किरणें होती हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें कहते हैं, ये किरणें ओजोन उत्पन्न करने के लिए हमारे आसपास के वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। वेल्ड बीड की समाप्ति पर बना एक डिप्रेशन है। ए डिप्रेशन फॉर्म एट द टर्मिनेशन ऑफ द वेल्ड बीड इज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग जब हम करते हैं किसी जॉब के ऊपर, तो वेल्ड बीड के लास्ट में जो एक गड्ढा सा बन जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रेटर। और ये जितने भी वेल्डर्स हैं जो वेल्डिंग करते हैं उनको सबको पता है कि वेल्ड बीड जब हम किसी जॉब के ऊपर लगाते हैं तो वेल्डिंग के लास्ट में जहां हम वेल्डिंग फिनिश करते हैं यानी कि वेल्डिंग कंप्लीट कर देते हैं, उस बीड का जो लास्ट छोर होता है उसके वहाँ हल्का सा एक गड्ढा रह जाता है जिसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। EBW प्रक्रिया का लाभ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया का क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस इज, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एकल पास में प्रवेश की उच्च गहराई, हाई डिप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन सिंगल पास। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का मुख्य लाभ ये है कि हमें सिंगल पास यानी कि एक बार बीड लगाने में ही फुल पेनिट्रेशन वेल्ड बीड में वेल्ड जॉइंट के अंदर प्राप्त हो जाता है। ओके, ये मेन जो एडवांटेज है वो है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कार्बन इस्पात की निम्नलिखित मोटाई में से किसको सबसे अधिक प्रीहीट की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिकनेस ऑफ कार्बन स्टील नीड्स हाईएस्ट प्रीहीट।
तो दिए गए विकल्पों में से तो हम आराम से ये देख के ही बता सकते हैं कि कौन से जॉब को हम सबसे ज़्यादा प्रीहीट करना है। तो सबसे ज़्यादा थिकनेस कौन से ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 65 mm, यानी कि जो सबसे अधिक मोटा जॉब है वो है 65 mm। तो इसी को ही हमें सबसे ज़्यादा प्रीहीट करने की नीड होगी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। AWS के अनुसार वेल्डिंग प्रतीक जो ऊपर दर्शाया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स इंगित करता है। एज पर AWS ए वेल्डिंग सिंबल एज डिनोटेड अबव इंडिकेट्स, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ये चित्र दिखाया गया है जो कि एक वेल्डिंग चिन्ह है, ये किसको इंडिकेट करता है? जिसमें हमें दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फिलेट वेल्ड, यानी कि ये जो चित्र है यह है फिलेट वेल्ड को इंडिकेट करता है कि हमें यहाँ पे फिलेट वेल्ड लगानी है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बिना वीविंग के जमा किए एक वेल्ड बीड है। ए वेल्ड बीड डिपॉजिटेड विदाउट वीविंग इज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम किसी भी जॉब के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो उसकी वीविंग करते हैं, वेल्ड बीड लगाते हैं तो हम एक छोर से दूसरे छोर की ओर इलेक्ट्रोड को चलाते हैं, इधर उधर मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन बिना वीविंग के अगर हम इलेक्ट्रोड को सीधा स्ट्रेट चलाएंगे और वेल्ड बीड लगा देंगे तो इसको क्या कहेंगे? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रिंगर बीड, यानी कि बिना वीविंग के जो बीड लगाई जाती है उसको हम स्ट्रिंगर बीड कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वेल्डिंग एम्पीयर्स की आवश्यकता को कम करने के लिए एल्यूमिनियम को आमतौर पर वेल्डिंग से पहले गर्म किया जाता है। यह इसलिए क्योंकि टू रिड्यूस वेल्डिंग एम्पीयर्स रिक्वायर्ड एल्यूमिनियम इज यूजुअली प्रीहीटेड फ्रॉम बिफोर वेल्डिंग। दिस इज़ बिकॉज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग एम्पीयर्स की आवश्यकता को कम करने के लिए, यानी कि एल्यूमिनियम को हम वेल्ड कर रहे हैं उसके दौरान वेल्डिंग करंट की आवश्यकता को कम करने के लिए एल्यूमिनियम को वेल्डिंग से पहले प्रीहीट करते हैं। तो उसको प्रीहीट करने का रीज़न क्या है? एल्यूमिनियम को प्रीहीट करने का रीज़न क्या है? यही हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम में उच्च तापीय चालकता है, यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसी वजह से उसको प्रीहीट किया जाता है। ठीक है, ताकि एल्यूमिनियम का हीट लॉस ना हो और जिसकी वजह से वेल्डिंग के दौरान हाई एम्पीरेज की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 200 एम्पियर पर वेल्डिंग करते समय GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला न्यूनतम फिल्टर ग्लास शेड है। द मिनिमम फिलर ग्लास शेड टू बी यूज इन GMAW प्रोसेस विल वेल्डिंग एट 200 एम्पियर इज, यानी कि हम अगर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि मिग वेल्डिंग कर रहे हैं और मिग वेल्डिंग जो कर रहे हैं वो 200 एम्पियर करंट पर कर रहे हैं, तो हमें मिनिमम कितना नंबर का फिल्टर ग्लास सेट नंबर यूज़ करना चाहिए? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 नंबर का न्यूनतम फिल्टर ग्लास का सेट नंबर होना ही होना चाहिए। देखिए, ये फिल्टर लेंस क्या होता है? हम हैंड स्क्रीन यूज़ करते हैं वेल्डिंग के दौरान हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए। जो वो अंदर हैंड स्क्रीन के अंदर या हेलमेट के अंदर जो डार्क रंग का जो शीशा लगा होता है उसी को हम फिल्टर लेंस कहते हैं। तो ये क्या है कि नंबर के अकॉर्डिंग आता है, ये नंबर के अकॉर्डिंग आता है। जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनके नंबरों का सिलेक्शन करते हैं।
तो 200 एम्पेयर के लिए हम कम से कम 10 नंबर के शेड नंबर वाला हमारा फ़िल्टर लेंस यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया PAW के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए सही है? तो जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया एक प्लाज्मा गैस के साथ साथ परिरक्षण गैस का उपयोग करती है। प्लाज्मा प्रोसेस यूज ए प्लाज्मा गैस एज वेल एज शील्डिंग गैस। यानी कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के अंदर हम एक प्लाज्मा गैस का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ हम शील्डिंग गैस का भी प्रयोग इस प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में सत्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सीमित जगह पर वेल्डिंग तभी शुरू की जाएगी जब जगह फिलिंग द ब्लैंक्स होगी। वेल्डिंग इज कॉन्फाइंड प्लेस शैल बी स्टार्टेड ओनली व्हेन द प्लेस। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हमें किसी छोटी सी जगह में वेल्डिंग करनी है तो वहाँ वेल्डिंग तभी करें जब वह एरिया हो। तो जिसमें हमारा राइट आंसर है वो एरिया कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, अच्छी तरह हवादार और प्रवेश के लिए सुरक्षित का परीक्षण किया गया है। यानी कि वह जो स्थान है हवादार होना चाहिए, उसमें हम आसानी से जा सकें और बाहर आसानी से आ सकें। ये सब जांच करने के बाद ही हम ऐसे स्थान को वेल्डिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे वेल्डिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वेल्ड गेज को फिलिंग द ब्लैंक्स की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए वेल्ड गेज कैन बी यूज फॉर टू चेक। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यानी कि वेल्ड गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एक तो है फिलेट वेल्ड के लेग का आकार, यानी कि फिलेट वेल्ड जो हम वेल्ड की बीड लगाई है उसकी जांच, उसकी लेंथ की, उसके आकार की जांच कर सकते हैं। दूसरा, हम अंडरकट की गहराई, यानी कि अगर हमारे जॉब के ऊपर अंडरकट पड़ गया है, अंडरकट हो गया है, तो उसके डिप्थ की जांच करने के लिए भी हम वेल्ड गेज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पिघले हुए वेल्ड पोल की सतह से इलेक्ट्रोड के पिघले हुए सिरे के बीच की दूरी फिलिंग द ब्लैंक्स है। डिस्टेंस बिटवीन द मोल्टन टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड टू सरफेस ऑफ द मोल्टन वेल्ड पोल इज़। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप तथा जिस प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं उसके सरफेस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्क लेंथ। ठीक है, और ये हमने काफ़ी हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्षैतिज स्थिति में फिलेट वेल्ड का उत्पादन करते समय ऊर्ध्वाधर सदस्य के फिलिंग द ब्लैंक्स डिग्री पर इलेक्ट्रोड को स्थापित किया जाना चाहिए। विल प्रोड्यूसिंग फिलेट वेल्ड इन द हॉरिजेंटल पोजीशन, इलेक्ट्रोड शैल बी पोजिशन्ड अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स डिग्री टू द वर्टिकल मेंबर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे एक एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि यदि हम हॉरिजेंटल पोजीशन में रखकर फिलेट वेल्ड करते हैं तो फिलेट वेल्ड का मतलब होता है कि दो प्लेटों को 90 डिग्री के बीच में स्थापित करके वेल्ड करना फिलेट वेल्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे टी जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, ये क्या है? ये फिलेट जॉइंट के टाइप है। इनमें क्या करते हैं, हम दो प्लेटों को एक दूसरे से 90 डिग्री में ही तो जॉइंट करते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप की जो हम जॉइंट लगाते हैं इनको फिलेट वेल्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में फिलेट वेल्ड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड जो होता है वो दोनों प्लेटों के बीच के अंदर कितने डिग्री के कोण पर रखकर चलाना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे दोनों प्लेटें एक दूसरे से 90 डिग्री में जॉइंट हो रखी है, तो हम जो वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड रखेंगे वो उन दोनों प्लेटों के बीच में 45 डिग्री के ऊपर रखकर वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है जिसको हम स्किप करना पड़ेगा। और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी का वो है 67। तांबे की मिश्र धातु का जंगरोध इस्पात में ब्रेजिंग के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स फिलर धातु का उपयोग किया जाता है। फिलर मेटल यूज फॉर ब्रेजिंग कॉपर अलॉय टू स्टेनलेस स्टील। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि हमें स्टेनलेस स्टील को ब्रेजिंग करना है तो ब्रेजिंग करने के लिए जब हम स्पेल्टर का प्रयोग करते हैं जो कि कॉपर अलॉयज़ होती हैं, यानी कि तांबा प्लस जस्ता की बनी होती है, तो वह कौन सी टाइप की फिलर रोड हम स्टेनलेस स्टील के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी BAU। इस फिलर रोड का हम प्रयोग स्टेनलेस स्टील को ब्रेजिंग करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। AWS प्रतीक के अनुसार निम्न में से कौन सा सही छोर तैयारी है? एज पर अबव AWS symbol विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एज प्रिपरेशन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो चित्र दिखाया गया है AWS सिंबल, ये वेल्डिंग सिंबल है, ये जो वेल्डिंग सिंबल दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा एज प्रिपरेशन सही है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि दिखाए गए वेल्डिंग सिंबल के अनुसार अगर हम किसी जॉब के प्रिपरेशन करेंगे, किसी जॉब के किनारों की तैयारी करेंगे, तो वो होगा ऑप्शन बी। यानी कि वेल्डिंग सिंबल में जो आप रेफरेंस लाइन देख रहे हैं उसके ऊपर जो एज प्रिपरेशन का सिंबल है वो दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब रेफरेंस लाइन के ऊपर सिंबल दिया होता है तो जो उसके प्लेट के प्रिपरेशन की तैयारी की जाती है वो नीचे की साइड की जाती है, और अगर सिंबल रेफरेंस लाइन के नीचे होता है तो ऊपर की साइड में हम उस जॉब के एज की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, ऊपर की साइड दे रखा है। यानी कि ऊपर की साइड अगर हमें सिंगल वी का सिंबल दे रखा है कि इस प्लेट के अंदर सिंगल वी प्रिपरेशन करना है, तो हम ऊपर की साइड देने की वजह से उस प्लेट के ऊपर नीचे की साइड से सिंगल वी एज प्रिपरेशन कर देंगे। ठीक है, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, ये रूल्स होता है कि रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर सिंबल दिया है तो नीचे की साइड से हम उसका एज प्रिपरेशन करेंगे, और अगर रेफरेंस लाइन के नीचे की साइड में सिंबल दिया है तो ऊपर की साइड हम उस प्लेट के एज प्रिपरेशन करेंगे। तो याद रखना ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही आगे तक काम आएगी ये आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्लैग एंट्रैपमेंट एक वेल्ड त्रुटि है जो फिलिंग द ब्लैंक्स में होती है। स्लैग एंट्रैपमेंट इज़ ए वेल्ड डिफेक्ट अक्यूरिंग इन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो स्लैग एंट्रैपमेंट जो वेल्ड डिफेक्ट है ये कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में घटित होता है, यानी कि कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर ये वेल्ड डिफेक्ट होता है बेसिकली, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ये डिफेक्ट आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से
किस दस्तावेज को जोर से वेल्डिंग करने से पहले एक वेल्डर द्वारा अनिवार्य रूप से संदर्भित करने की आवश्यकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एसेंशियली रेफर्ड बाय ए वेल्डर बिफोर वेल्डिंग ए जॉइंट? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए WPS। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी प्लेट को या किसी भी जॉब को वेल्ड करने से पहले हमें आवश्यक रूप से किस डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो वो है ऑप्शन ए WPS, यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर वेल्डिंग के बारे में सारा विवरण दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें वेल्डिंग के लिए ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होती है। प्रोसेस इन विच हीट एज वेल एज प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हमें वेल्डिंग जॉइंट लगाने के लिए ताप यानी कि हीट और दाब यानी कि प्रेशर दोनों की आवश्यकता होती है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि A, B और C तीनों ऑप्शनों के अंदर जो ये वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग, इसमें भी हमें ताप व दाब की ज़रूरत होती है वेल्डिंग करने के लिए। B है प्रतिरोध सीम वेल्डिंग, इसमें भी हमें वेल्डिंग करने के लिए ताप और दाब की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो है घर्षण वेल्डिंग यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसमें भी हमें वेल्डिंग जॉइंट लगाने के लिए ताप यानी कि हीट जो फ्रिक्शन से प्राप्त होती है और फिर प्रेशर अप्लाई करके वेल्डिंग जॉइंट लगाया जाता है। तो यानी कि तीनों वेल्डिंग प्रोसेस जो विकल्पों में दी गई है, तीनों के अंदर ताप और दाब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ASME बॉयलर और दबाव वेजल अनुभाग 9 कोड फिलिंग द ब्लैंक्स से संबंधित है। ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल सेक्शन 9 कोड डील्स विथ। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ASME बॉयलर और प्रेशर वेसल सेक्शन जो 9 है वो किसके बारे में बताता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, A और B दोनों के बारे में। यानी कि वेल्डर की योग्यता के बारे में भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं और वेल्डर प्रक्रिया की योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर के बारे में भी ये डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर का कार्य क्या है। ठीक है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, AC to DC। यानी कि रेक्टिफायर क्या काम करता है? AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है, तो इसी को हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। SMAW प्रक्रिया में प्रयुक्त शक्ति स्रोत है। पावर सोर्स यूज्ड इन SMAW प्रोसेसेस। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें जो पावर सोर्स यानी कि वेल्डिंग मशीन जो यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का पावर सोर्स होता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, निरंतर धारा प्रकार यानी कि कांस्टेंट करंट टाइप। यानी कि वेल्डिंग के अंदर, आर्क वेल्डिंग के अंदर जो हम पावर सोर्स यूज़ करते हैं, वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं, वो किस टाइप की है? कांस्टेंट करंट टाइप। ठीक है, और इसके बाद में हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 2 डैश श्रृंखला एल्यूमिनियम ग्रेड 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है। 2 सीरीज एल्यूमिनियम ग्रेड इज़ ए। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये सेकंड ग्रेड का जो एल्यूमिनियम है ये किस प्रकार का एल्यूमिनियम होता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन Al-Cu मिश्र धातु। यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर का ये मिश्रण होता है। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारे इस इसरो के 2020 के वेल्डर के एग्ज़ाम पेपर के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इस वेल्डर के पेपर को सोल्व करने में बहुत मज़ा आया है, क्योंकि इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन भी थे, तो एडवांस क्वेश्चन भी थे, टेस्टिंग के क्वेश्चन भी थे। तो ये क्वेश्चन आगे होने वाले एग्ज़ामों के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और ये आप सबको अच्छे से रीड करना चाहिए। और साथ ही आपको आपके DRDO के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।